जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो PYQ एक्सप्रेस में हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होगा कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस रहने चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपको नहीं परेशान होना है कि 20, 30, 40 सवाल हम सॉल्व करेंगे तभी ठीक रहेगा। हम लोग 10-12 सवाल ही देखें, 8 ही सवाल देखें, 12 सवाल देखें, लेकिन इस तरीके से उसको देखा जाए कि उससे आने वाले समय में 10, 12, 20 सवाल और हम सॉल्व कर पाएँ। हमारा फोकस PYQ एक्सप्रेस में यही रहेगा, क्योंकि वो PCS, RO, BPSC इन सब एग्ज़ाम्स को टारगेट करता है, तो उनके क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ता चला जा रहा है, तो उस हिसाब से हमारी तैयारी भी होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के ज़्यादातर सवाल आपको BPSC से ही मिलेंगे, तो एग्ज़ाम भी आ रहा है BPSC का नज़दीक, और ऐसे सवाल हैं जो आपके UP, PCS, RO, BPSC सभी में काम आएंगे, तो उन सवालों को हमने टारगेट किया है। सबसे पहला सवाल है कि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई जी थी, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ये आपको बताना है। यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की जो मृत्यु थी वो कहाँ पर हुई थी? कानपुर, ग्वालियर, झांसी या फिर लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्वालियर। अब सिर्फ इतना ही जानना हमारे लिए काफ़ी नहीं है, हम थोड़े से चीज़ों को और देखते हैं। तो ये दिन था 18 जून 1858 में, जब अंग्रेज़ों के खिलाफ लोहा लेते लेते एक बहुत भयंकर एक युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई जी की मृत्यु हुई, वो शहीद हुई। और ये ग्वालियर के पास में ही एक जगह है, कोटा की सराय। इसको याद रखिएगा, इस जगह का नाम है कोटा की सराय। इस नामक स्थान पर ही उनकी मृत्यु हुई थी अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते। अब हम अगर बात करें बैकग्राउंड में, तो देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया गया था डलहौजी के टाइम पे। डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो 1848 से लेकर 1856 के आसपास में बहुत सारे ऐसे रजवाड़े थे जिनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हम बोलते हैं हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत आप बोल सकते हैं, तो इसके तहत जो है वो बहुत सारे रजवाड़ों को छीना गया, क्योंकि उसमें सिंपल सा एक बात ये बोला गया कि अगर आपका अपना खून गद्दी पर नहीं बैठेगा, अगर आपने किसी दत्तक पुत्र को गद्दी पर बैठाया हुआ है, यानी कि आपने उसको अडॉप्ट किया हुआ है, वो आपका अपना बेटा नहीं है, तो फिर आप उसे उत्तराधिकारी नहीं घोषित कर सकते, और वो जो रजवाड़ा होगा वो अपने आप अंग्रेज़ों के अधीन आ जाएगा। ऐसा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत डलहौजी के समय में बोला गया था। और वो समय भी ऐसा था कि बहुत सारे राजाओं को अपने पुत्र नहीं हुए, उन्होंने किसी न किसी को अडॉप्ट किया था, दत्तक पुत्र को ही गद्दी पर बैठाया, और इसी का फ़ायदा उठा के अंग्रेज़ों ने बहुत सारे रजवाड़ों को अपने अधीन कर लिया, उनसे छीन लिया। तो झांसी जो है वो 1854 में अंग्रेज़ों के अधीन आया, और एक फिर रानी लक्ष्मीबाई जी ने कमान संभाला, और झांसी की तरफ से वो अंत समय तक अंग्रेज़ों से लड़ती रही, उन्होंने हार नहीं माना। एक और लाइन इंपॉर्टेंट है कैप्टन ह्यू ग्रोज के बारे में। कैप्टन ह्यू ग्रोज ने रानी लक्ष्मीबाई जी को कहा था कि जितने भी क्रांतिकारी उस समय 1857 में लड़ाई कर रहे थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध, उनमें सबसे डेंजरस और सबसे खतरनाक अगर कोई लड़ने वाला व्यक्ति था, तो वो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई जी को इस बात के लिए उपाधि दिया था, इस बात के लिए उनकी तारीफ़ की थी। तो किसने बोला था ये बात? कैप्टन ह्यू ग्रोज ने। ये दिमाग में बैठा लीजिए। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यपगत का जो सिद्धांत है या हड़प नीति है, उसके तहत 1854 में झांसी को अपने अधीन लिया था अंग्रेज़ों ने, और ग्वालियर में एक कोटा की सराय नामक स्थान था, यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई जी की मृत्यु हुई थी, वो वीरगति को प्राप्त हुई थी। अगला सवाल है, जो ये 1857 की क्रांति शुरू हुई थी मेरठ से, ये किस दिन शुरू हुई थी, मतलब कौन सा ये महीने का दिन था, आपको पता होना चाहिए। इस सवाल के माध्यम से बस इतना मकसद था कि आप लोगों को वो दिन भी पता होना चाहिए, डेट याद होनी चाहिए, और महीना और साल तो 1857 आपको पता ही है। तो 10 फरवरी, 10 मार्च, 10 अप्रैल या 10 मई 1857, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 10 मई 1857 में ये मेरठ से ये क्रांति शुरू हुई थी 1857 की, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो 1857 का विद्रोह है, ये 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ, जब तीसरी नेटिव इन्फेंट्री ने मना कर दिया उन नए कारतूसों को छूने से, जिसमें उन्हें लग रहा था कि गाय, भैंस, इन सब की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। तो वो पवित्र जानवर थे, बहुत सारे सिपाहियों ने मना कर दिया कि हम उस कारतूस को अपने दांत से बाहर निकालने का काम नहीं करेंगे, हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अंग्रेज़ों के बहुत ज़्यादा दबाव देने के बाद वो एक शुरुआत हुआ, विद्रोह का एक कारण बना, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत सारे ऐसे कारण थे जिससे लोग आग बबूला थे, नाराज़ थे, क्योंकि रजवाड़े भी छीने जा रहे थे, उनके अपने राज्य ख़त्म हो रहे थे, किसान नाराज़ थे, टैक्स का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक बर्डन था, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर एक
टैक्स की मुसीबत लाद दी गई थी। तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से भारतीय जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, वो नाराज़ थे। तो इसीलिए विद्रोह का स्वर शुरू होता है मेरठ से 10 मई 1857 में। तो जब हम लोग 1857 की क्रांति को भी डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे, रिवीजन जैसा, तो और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या क्या कैसे हुआ। अगला सवाल है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रीकर्सर है वो हम किस संगठन को मानते हैं? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत के रूप में हम किस संगठन को मानते हैं? इस सवाल का मतलब ये है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, तो हम ऐसे किस संगठन को मानते हैं कि कहीं ना कहीं उससे आइडिया एक मिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, किस तरीके से हमें स्थापित होना है। उसके पहले कौन सा ऐसा संगठन था अखिल भारतीय स्तर पे, ऑल इंडिया लेवल पर, जिसने कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया, इंस्पायर किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को? तो यही वो सवाल है। इसलिए अग्रगामी, अग्रदूत के रूप में हम किस संगठन को मानते हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंडियन एसोसिएशन। अब इंडियन एसोसिएशन एक इम्पॉर्टेंट संगठन था। अगर आप बात करेंगे कि इनके फाउंडर कौन थे, यानी कि कौन से ऐसे बड़े लीडर्स थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, तो 1876 में एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे और दूसरे आनंद मोहन बोस जी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का नाम अभी आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इनसे जुड़ा हुआ आपको मिलने वाला है। तो देखिए क्या हुआ कि 1876 से 1880 के बीच में अगर हम ये बात करें कि आखिर इन लोगों का योगदान किस तरीके से हमें देखने को मिलता है इतिहास में, तो 1876 से 1880 के बीच में लीटन जो थे, लॉर्ड लीटन, वो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और 1880 के बाद से 84 के बीच में हमें रिपन देखने को मिलते हैं। तो 1876 से 80 के बीच में लीटन ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जो भारतीयों के हित के खिलाफ थे। उसमें एक सबसे बड़ा उन्होंने ये कदम उठा दिया था कि जो भी सिविल सेवा परीक्षा का एग्ज़ाम देते थे, उसमें वो एग्ज़ाम देने के लिए बैठते थे भारतीय जो थे, तो उसमें उनकी उम्र जो है वो उन्होंने 23 साल से घटा के 19 कर दी। और ये स्टार्टिंग लिमिट, ये स्टार्टिंग एज नहीं है, ये एज है कि आप अधिक से अधिक कितनी उम्र तक दे सकते हैं। तो आज के ही टाइम अगर आप 30 साल कर दीजिए, 28 साल कर दीजिए, तो बहुत कम लगेगा अधिक से अधिक उम्र लिमिट अगर आप करेंगे। उस समय 23 से घटा के उन्होंने 19 कर दिया। तो ये बहुत बुरा लगा भारतीयों को कि सिविल सेवा में हमें प्रवेश नहीं दिलाना चाहते हैं भारत में ही रह के भारतीयों को। तो इसका विरोध इन्होंने किया, और जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो फिर इन्होंने डिसाइड किया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने और आनंद मोहन बोस जी ने, कि अब अलग से संगठन चलाने का कोई मतलब है नहीं। अखिल भारतीय स्तर पर बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम पर एक संगठन की शुरुआत हो रही है, तो हमें भी अपने संगठन को उसी में विलय कर देना चाहिए। तो 1876 में जो इंडियन एसोसिएशन बना 2 लोगों के द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी और आनंद मोहन बोस जी के द्वारा, वो 1885 में 9 सालों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। अगला सवाल है, इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो इंपीरियल दरबार, जो 1877 में अंग्रेज़ों के द्वारा दरबार का आयोजन किया गया था, उसमें उन्होंने खादी पहनकर दरबार में शामिल होना सही समझा? तो ऐसे कौन से वो व्यक्ति थे? मदन मोहन मालवीय जी थे, गणेश वासुदेव जोशी जी थे, बाल गंगाधर तिलक जी थे, या NC केलकर जी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गणेश वासुदेव जोशी जी थे, जिन्होंने 1877 के अंग्रेज़ों के शाही दरबार में हाथ से बनी हुई खादी पहनकर शामिल होना उचित समझा। इनके बारे में एक चीज़, आप 2 पॉइंट और है जिसको आप ध्यान रखिएगा, इनको सार्वजनिक काका के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी चीज़, आपने एक संगठन का नाम सुना होगा, पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा में हम हमेशा एक फाउंडर का नाम, जो एक इसके संस्थापक हैं बहुत मशहूर, उनका नाम हमेशा हमें याद रहता है, महादेव गोविंद रनाडे। तो इनका नाम तो हमें पता होता है, लेकिन आप अब से ध्यान रखिएगा कि ये जो हैं गणेश वासुदेव जोशी जी, ठीक है, ये गणेश वासुदेव जोशी भी इसके एक फाउंडर हैं, संस्थापक हैं। किस संगठन के? पूना सार्वजनिक सभा के। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंसली स्टेट्स था जिसको अंग्रेजों ने अपने अधीन नहीं किया था, एनेक्स नहीं किया था? यानी निम्नलिखित में से किस रियासत को अंग्रेजों ने अपने अधीन नहीं किया था, ये आपको बताना है। सिंध, ग्वालियर, अवध या सतारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर। क्योंकि ग्वालियर जो है, वो ग्वालियर राज्य जो था वो अंग्रेज़ों के साथ एक पार्टनरशिप के रूप में उभरा, उनका पार्टनर बने वो, और इसलिए अंग्रेज़ों ने कभी भी इसे अपने अधीन नहीं किया, उसे हमेशा स्वायत्त छोड़ देना ही उचित समझा, क्योंकि वहाँ से हर तरह का सपोर्ट उन्हें समय समय पे मिलता रहा। बात करते हैं अगर अवध की, तो देखिए अवध को मैल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कुशासन के नाम पर
1856 में उसे अपने अधीन कर लिया गया था। और जहाँ तक बात है सतारा की, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो हमने पीछे हड़प नीति के बारे में पढ़ा, जो लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरुआत जिसकी की गई थी, तो सतारा ऐसा पहला राज्य था, ऐसा पहला रियासत था जिसे अंग्रेज़ों ने अपने अधीन कर लिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स यानी कि हड़प नीति के तहत। तो हम थोड़ी सी लिस्ट देख लेते हैं। अक्सर एग्जामिनेशन में कभी कभी आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन के नाम पर लिस्ट पूछ लिया जाता है, और इसमें देखिए दो तरीके से सवाल इस पर बनेगा। या तो आपको वो 4 ऐसे नाम दे देंगे और बोलेंगे कि सबसे पहले जिसको अंग्रेज़ों ने अपने अधीन किया उससे अरेंज करिए, वहाँ से पहले अरेंज करिए, और जो सबसे आखिरी में अंग्रेज़ों ने जिसे अधीन किया उसे आप क्रमानुसार उसे लगाइए, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसे प्लेस करिए, ये सवाल बनेगा। या फिर आपसे वो क्या कर सकते हैं, जो कुछ मशहूर रजवाड़े थे, रियासत थी, उनके आगे साल लिख देंगे और वो आपसे पूछेंगे कि कौन सा इसमें से गलत मिलान है। इस तरीके से 2 सवाल यहाँ से बन सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला तो सतारा आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये तो पहला राज्य था, रियासत था जिसे अंग्रेज़ों ने अपने अधीन किया था 1848 में। उसके बाद जैतपुर को ध्यान रखिएगा, उदयपुर 1850 में था। नागपुर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल में पूछा गया है, 1854। उसके बाद झांसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी 1854 में। और तंजौर या आरकोट जो है ये आपको 1855 में इसका अधिग्रहण इन्होंने किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देख लीजिए कौन कौन से साल हैं और कौन कौन से रियासत हैं जिनका विलय किया गया था, जिन्हें अपने अधीन कर लिया था अंग्रेज़ों ने, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक पैरेलल मूवमेंट चल रहा था कई सारे भारतीय राज्यों में, ख़ास तौर पे रियासतों में, जैसे कि कश्मीर की रियासत में, निज़ाम की रियासत जो हैदराबाद थी वहाँ पर, और त्रवणकोर जो कि आज का केरल में आपको त्रवणकोर देखने को मिलता था, त्रवणकोर राज्य। तो वहाँ पर एक अलग ही आंदोलन चलता था, मतलब पूरे भारत में एक अलग आंदोलन चल रहा है और इन रियासतों में भी एक अलग आंदोलन चल रहा है, समानांतर एक आंदोलन चल रहा है। तो आपको बताना था कि उसका नाम क्या था। यानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कि कश्मीर हो गया, निज़ाम का हैदराबाद हो गया, त्रवणकोर हो गया, इस तरीके के भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में भी एक अलग चलाया जा रहा था समानांतर आंदोलन। आपको नाम बताना है उसका। तो यहाँ पर 4 नाम आपको दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन भारत में इन रियासतों में चलाया जा रहा था। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अंग्रेज़ों से तो हम परेशान थे ही, उन्होंने बहुत सारे कर लाद दिए थे हमारे ऊपर, टैक्स लाद दिए थे, और भी बहुत सारे आज आपको जो फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार मिलते हैं उस समय ना के बराबर थे। बहुत सारे और अत्याचार थे जो अंग्रेज़ों का हम पे लगातार हो रहा था, दमन हो रहा था। लेकिन इतना ही सच ये बात भी है कि जो भारतीय रियासतें थीं, जो खास तौर पे कई सारे राज्य थे जिनका नाम भी यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी लोगों को कोई बहुत स्वतंत्रता नहीं थी अपनी बात रखने का, या फिर उन्हें कर से कोई बहुत ज़्यादा मुक्ति नहीं मिली थी। तो टैक्स का जो प्रेशर था वो इन राजाओं के द्वारा भी बनाया गया था, क्योंकि देखिए अंग्रेज़ों ने बहुत सारी शर्तों पे इन राज्यों को स्वायत्त छोड़ा था, ऑटोनॉमस छोड़ा था। कि इन राज्यों के लिए अंग्रेज़ों ने बोला कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने राज्य में राजा बन के राज करते रहें तो हमें टाइम से टैक्स दे दिया करिए, कर पहुंचा देना, हमें जब ज़रूरत पड़ेगी लड़ाई के लिए सेना दे देना, हमें जब ज़रूरत पड़ेगी सस्ता लेबर के लिए तो हमारी फैक्ट्रियों के लिए अपने यहाँ से लेबर उठा के दे देना। तो ये सारी शर्तें अंग्रेज़ों ने मनवाई थी इन राज्यों से। नहीं मानोगे तो फिर हमारी सरकार वहाँ चलेगी, हम अपना डीएम बैठा देंगे। तो यही बात है कि वो अपने राज्य में भी पब्लिक जो है वहाँ पर उतनी खुश नहीं थी, उसी के लिए उन्होंने प्रजामंडल आंदोलन स्टार्ट किया था। ध्यान देने वाली बात यह है, जो सवाल कई बार पूछा गया है कि 1927 में बहुत सारे ये जो प्रजामंडल थे इन्हें लगा कि हम अलग अलग, त्रवणकोर में कोई आंदोलन कर रहा है, कोई जम्मू कश्मीर में कर रहा है, कोई हैदराबाद में कर रहा है, कोई कहीं पे कर रहा है, तो हम अलग अलग क्यों प्रयास कर रहे हैं, जब हम सब की समस्याएं एक हैं तो हमें एक प्लेटफॉर्म पर आके एक साथ आवाज़ उठाना चाहिए। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय में हुआ, पहले 10 अलग अलग संगठन थे, सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उन्होंने बनाया और फिर वहाँ से अपनी बात को वो एक साथ बोलते थे। तो उसी तरीके से सारे प्रजामंडल के लोग, जो भी ये ग्रुप था, ये सब एक हुए और इसका नाम हुआ ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस। इसको ध्यान रखिएगा, इसका गठन किया गया और इनका जो पहला सेशन था, पहला सत्र था, वो बॉम्बे में आयोजित किया गया था 1927 में। तो ये सवाल पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जी को इंडियन सिविल सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया था?
मतलब किस वर्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये फैक्चुअल है, इसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको वर्ष याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 1874 ईस्वी। तो 1874 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को भारतीय सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। अब देखिए, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट है, आपको कैसे याद करना है। ऐसे एक लाइन खींच लीजिए। तो सबसे पहला आपको ये याद रखना है, ये दो ऐसे लाइन खींच लीजिए, ठीक है, रफ में भी आप कर सकते हैं। तो पहला ये है कि जो भी सिविल सेवा की परीक्षा थी, उसको पहले कौन से ऐसे भारतीय थे जिन्होंने उस सिविल सेवा परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। तो आपको जो नाम सुनने में आएगा वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर जी। अब ये सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे, इनका वर्ष याद रखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा को उत्तीर्ण किया था, उसे क्रैक किया था। तो इनका वर्ष है 1863। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि इनके बाद जो दूसरे ऐसे भारतीय हुए जिन्होंने सिविल सेवा को क्रैक किया, सिविल सेवा परीक्षा को उत्तीर्ण किया, तो उनका भी नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी SNB। क्या हमें ये याद रखना जरूरी है कि किस वर्ष उत्तीर्ण हुए? नहीं, बहुत सारे फैक्चुअल डेटा पहले से ही आपको पढ़ना है और भी पढ़ना है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के केस में आपको ये याद रखना है कि 1874 में इन्हें भारतीय सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। और सत्येंद्रनाथ टैगोर जी पहले भारतीय थे जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा को उत्तीर्ण किया था 1863 में, और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई हैं, सुरेंद्रनाथ टैगोर जी। तो इतना भी आप लोगों को फैक्ट पता हो तो काफ़ी है। अगला सवाल है, किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट को पास किया था लॉर्ड कर्जन ने? यानी कि लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर देखिए, अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एजुकेशन के ऊपर पूरी एक वीडियो देखी है, आप लोग प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, आपका पूरा लगभग वो कंप्लीट हो जाएगा। और PDF जयो स्टडी और जयो स्टडी वन डे एग्ज़ाम दोनों ही टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया जा चुका है, वहाँ से देख लीजिएगा। तो देखिए, 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट को पास किया था लॉर्ड कर्जन ने, यानी कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पास हुआ था। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं तो आपको चीज़ें और याद हो जाएंगी, डायरेक्ट ऐसे रटने में कभी कभी दिक्कत होता है। तो देखिए, सिंपल सी बात यह है कि 1885 से जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो 1905 की तरफ हम जब आगे बढ़ रहे थे, तो बहुत सारे नरमपंथी, नरम दल तो अपने पास था, लेकिन जो गरम दल था, जो अपना गरम दल था, यानी जिसे हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, उसके लीडर्स भी उभर कर आगे आए, जिनमें हम अरबिंदो घोष जी को जानते हैं, जिनमें हम बाल गंगाधर तिलक जी को जानते हैं। तो इनके भाषण से भी जो नई युवा पीढ़ी थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती थी। नई युवा पीढ़ी के अंदर जोश होता है, तो वो बहुत आराम से सुधार नहीं पसंद करते हैं, उन्हें त्वरित और तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है, उसके लिए वो कोशिश करने को तैयार हैं, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी भरा हुआ है। तो जब ये चीज़ें धीरे धीरे उभरनी शुरू हुई और शिक्षा में बहुत सारे लोगों को मौका मिला, तो लॉर्ड कर्जन, ये जो कर्जन है, ये 1899 से 1905 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इनके समय में क्या हुआ, इन्होंने ये देखा कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाई से ज़्यादा तो छात्र जो है देश के लिए कुछ कर मिटने को तैयार हो रहे हैं। वहाँ पे भाषण ज़्यादा हो रहा है, लेक्चर कम चल रहा है, लेक्चर कम अटेंड कर रहे हैं, क्लास खाली जा रही है। कोई बाहर ग्राउंड में भारत के ऊपर, भारत माता के लिए कुछ कर मिटने की बात कर रहा है, तो वहाँ भीड़ ज़्यादा जुट रही है। कर्जन बड़े नाराज़ हुए, उन्होंने रेले को बुलाया, उन्होंने बोला कि पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटीज़ खोली गई है कि ये क्रांति करने के लिए, क्रांतिकारियों को पैदा करने के लिए हमने यूनिवर्सिटीज़ खोली हैं, तो आप जाइए और कमीशन मैं आपके अंदर एक गठित कर रहा हूँ, आप उसके अध्यक्ष होंगे, और बताइए कि क्या सुधार किया जा सकता है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम कंट्रोल भी कर लेंगे यूनिवर्सिटीज़ को। क्योंकि देखिए, छात्रों को कौन उकसा सकता है या छात्रों को में कौन जोश भर सकता है? प्रोफेसर्स। अगर प्रोफेसर की नियुक्ति पे अंग्रेज सरकार का कंट्रोल हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग वहाँ पर पहुँचेंगे जो वहाँ पे क्लास लेंगे, जो वहाँ पे भाषण कम करेंगे। तो अंग्रेज अपने पसंद के लोगों को प्रोफेसर अगर बनाकर भेजते हैं, तो जाहिर सी बात है कि छात्रों को लेक्चर देने वाला, देश के बारे में भाषण देने वाला कोई वैसा इंसान होगा ही नहीं। तो बाद में रेले कमीशन की अध्यक्षता में यही सब सुझाव दिए गए कि यूनिवर्सिटीज़ में आप अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट करिए, ओपन एग्ज़ाम मत कराइए, क्योंकि पढ़ लिख लिए हैं भारतीय, तेज़ दिमाग के हैं ही, तो ये लोग प्रोफेसर बन के, एक तो ये प्रोफेसर, एक तो ये तेज़ दिमाग के भी हैं, ऊपर से देश की भावना बहुत कूट कूट के भरी हुई है। तो ऐसे तो धीरे धीरे करके अगली पीढ़ी को तैयार कर देंगे हमारे खिलाफ और भारत को आज़ादी दिला के मानेंगे। तो इसीलिए फिर कर्जन ने रेले कमीशन के द्वारा जो भी सुझाव दिए गए, उसके तहत सारी बातों को एक अधिनियम में बदला, और उस अधिनियम का नाम है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, यानी कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो ये हम लोगों का आज का इतना कंप्लीट होता है। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।